इसको हम कहते हैं स्लैब टेकन ऑफ टाइटनिंग जोन। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे मैं दबा के रखूंगा या आगे लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा यार यहाँ ठीक ठाक किस्म की रेजिस्टेंस होगी, अब काफी रेजिस्टेंस आ गई, दैट विल बी द फर्स्ट स्टॉप। तो जो हाइपर मोबिलिटी होती है इसमें फर्स्ट स्टॉप बहुत देर से आता है। हाइपर मोबिलिटी में फर्स्ट स्टॉप जो है वो बहुत देर से आएगा। फर्ज कर लें कि हाइपर मोबिलिटी में फर्स्ट स्टॉप नॉर्मली यहां तक आता है, यहां से यहां तक आता है। हाइपर मोबिलिटी में ये स्टॉप यहां पे चला जाएगा और नॉर्मल ये था, ठीक है। अब हाइपो मोबिलिटी में इससे पीछे आ जाएगा स्टॉप, यानी कि मैं जरा सा मूव करूंगा, हाइपो मोबिलिटी, हाइपो लेस, ठीक है, लेस मोबाइल होगा पेशेंट, तो मैं जरा सा दबाऊंगा फौरन रेजिस्टेंस आ जाएगी, मैं आगे नहीं लेके जा सकता, मैं ग्लाइड परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा मैंने हाइपर मोबाइल लिया, हाइपर मींस इंक्रीज, तो जिसमें मोबिलिटी ज्यादा है मैं उसको ठीक ठाक आगे लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा ये तो नॉर्मली नहीं यार, इतना आगे तो नॉर्मली जाते ही नहीं है, और ये तो बहुत ज्यादा आगे चला गया। तो हाइपर एंड हाइपो मोबाइल हो सकते हैं पेशेंट। अगर तो बंदा हाइपर मोबाइल है तो क्या मुझे उसकी मोबिलिटी इनहैंस करने की जरूरत है? तो स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राइंडिकेशन है मोबिलाइजेशन की। और अगर बंदा हाइपो मोबाइल है डेफिनेटली, और नॉर्मो मोबाइल है मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वही चीजें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि हाइपर में आपके पास जो फर्स्ट स्टॉप है वो बहुत देर से आता है हाइपर मोबाइल में, हाइपो में बहुत अर्ली आ जाता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मोबाइल पेशेंट। मैनुअल ग्रेडिंग इसको ध्यान में बस एक दफा देख लें। हमें ये पता होता है कि नॉर्मली कौन सी रेंज कितनी है, एल्बो की फ्लेक्शन मुझे बताते हैं कितनी है, कोई बता सकता? अच्छा चले अब मैं एक क्वेश्चन करूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। 125 to 140 होती है। अब अगर फर्ज कर लें, प्लीज बेटा सारे सुन लें जरा, कि आपको अगर बेसिक्स नहीं आते और यही आपकी डेफिशिएंसीज जब ट्रांसलेट होती है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के सामने, वो आपको कहता है बेटा जरा मुझे इसकी एंड फील बताएं कैसी है, आप प्लान जी सर सॉरी वो हमें पढ़ाया नहीं था। अब ये झूठ होता है, और ये ऐसा झूठ होता है जो हर किसी को पता होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ाया हो। ये ऐसा ही है कि आपके सर हमने डीपीटी तो कर ली, हमें एनाटॉमी पढ़ाई नहीं, किसी ने हमारे तो कभी पेपर ही नहीं हुआ एनाटॉमी का, तो कोई मानेगा आपकी बात? या आपके सर नहीं हमें तो उन्होंने बताया ही नहीं कि इतनी बोन्स होती है बॉडी में, या इस बोन को ह्यूमरस कहते हैं, हमें आज तक पढ़ाया ही नहीं था। भले नहीं भी पढ़ाया हो लेकिन आपकी बात मानने के लायक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो डेफिशिएंसी कहाँ पे है? आप में। अब आप अपना कैथारसिस कीजिएगा रात को जाके, सॉरी टू से, और ये देखिएगा कि आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस, लेट्स से 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था। तो जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ मालसिया भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्वैक कहेंगे, क्वैक कि फेक डिग्री होल्डर्स हैं। और यही सबसे बड़ा डिलेमा है बेटा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल कि स्टूडेंट काम सीखना नहीं चाहता। हमारे यहाँ जेंडर सेग्रीगेशन बहुत है, उफ मेल उफ फीमेल, देयर इज नो जेंडर सेग्रीगेशन ऑफ अ पेशेंट। इफ अ फीमेल कम्स टू मी एंड शी आस्क्स मी दैट ओके आई एम हैविंग पेन, लेट्स से ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हर चेस्ट, आई नीड टू टच हर, विदाउट टचिंग हर मैं उसको नहीं देख सकता। एक डॉक्टर गायनेकोलॉजी की सर्जरी परफॉर्म करता है, सी सेक्शन परफॉर्म करता है, डू यू थिंक अगर डिलीवरी होती है नॉर्मल तो डॉक्टर की आंखें बंद होती हैं क्या? पट्टी लगी हुई होती है। He or she is seeing the genitals also. There is no gender in the patients. पेशेंट की कोई जेंडर नहीं होती। और अगर आपके जहन में ये बात आती है तो प्लीज इसको निकालें और ओवरकम करें इसको। आप अपनी प्रैक्टिस में कोई मरीज आएगा, मैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं ट्रीट नहीं करती। एथिकली इस्लामिकली फतवा है इस बात पे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि फतवा है इस बात पे कि एक फीमेल डॉक्टर मेल पेशेंट देख सकती है। कैसे देखना है? इधर सेपरेट फिनोमेना कि वो अपने उस मींस के अपने साथ कोई अटेंडेंट रख ले, अपना भाई ले आए, अपना स्टूडेंट ले आए, ताकि उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो, लेकिन वो देख सकती है, ट्रीट कर सकती है। सो प्लीज अपने ज़हनों को थोड़ा सा ओपन अप करें और पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई नो इस वर्कशॉप में कुछ भी हम नहीं चेंज कर सकेंगे, लेकिन एटीट्यूड तो कम से कम डेवलप करना शुरू करें। यू आर अ प्रोफेशनल नाउ एंड देयर इज नो सच थिंग इन एनी प्रोफेशन। अगर आपके जहन में बात आती है तो प्लीज इस बात को निकालें। You people are going to be professionals and doctors and you are going to treat males as well as females. इनके लिए भी यही है, ये भी फीमेल्स को ट्रीट करेंगे। और क्या हमारी माएँ बहनें जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं जाती? नहीं जाती, जाती है।
तो क्या वहां पे मेल डॉक्टर नहीं होता? सो देयर इज नो सच थिंग, प्लीज इसको अपने ध्यान से निकालिएगा। नाउ नॉर्मली जितनी भी जॉइंट की रेंजेस हैं, किसी भी जॉइंट पे अगर उतनी परफॉर्म होती है दैट इज नॉर्मल, उससे थोड़ी सी कम होती है तो हम इसको 2 नंबर दे देते हैं और हम कहते हैं कि ओके इट इज स्लाइटली डिक्रीज मूवमेंट। 1 पे कंसिडरेबल डिक्रीज, काफी ज्यादा डिक्रीज्ड है, और 0 पे नो मूवमेंट दैट इज एंकाइलोसिस, टोटली फ्यूज्ड है, जॉइंट पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, स्टक्ड है। तो स्पाइन में भी है, बंदा आया कोई मूवमेंट नहीं हो रही कहीं पे भी, स्टक्ड है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? 0। मूवमेंट कितनी प्रेजेंट है? 0। मैं कहता हूं ओके इतनी मूवमेंट है, सो इज इट नॉर्मल? मैं इसको कह दूंगा कंसिडरेबल डिक्रीज इन मूवमेंट दैट इज 1। मैं कहता हूं ओके ये पूरी रेंज तो वैसे नॉर्मली टो टचिंग करनी चाहिए, लेकिन ये यहां तक घुटनों तक ले आता है, तो मैं स्लाइटली डिक्रीज मूवमेंट। अगर पूरा प्रॉपर्ली टच कर लेता मैं कहूंगा नॉर्मल है। अब वो कहता है नहीं सर जी मैं फिंगर टिप्स नहीं, मैं आपको रिस्ट लगा के दिखाता हूं जमीन पे। आई डू ट्रीटेड सच पेशेंट्स कि वो हाइपर मोबाइल, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ लोग इनस्टेबल होते हैं या इंस्टेबिलिटी के होते हैं। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मोबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। और कॉमन एग्जांपल इसकी आप शोल्डर की रिकरेंट डिसलोकेशन, जो वो है डिसलोकेशन है, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, उसके लोग हैं। लोग अपने कंधे को ऐसे करते हैं और कंधा बाहर आता है क्लिक करके, और ये हड्डी बाहर, और फिर यहीं पे रख के यूं करते हैं और ये हड्डी दोबारा अंदर। ये बहुत कॉमन है, आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, सड़कों पे देख सकते हैं, जो ऐसे हड्डी करके बाहर निकाल के डिसलोकेशन हुई होती है स्ट्रेट अवे इंस्टेबिलिटी की वजह से, और यहाँ से जस्ट यूं करते हैं विद अ क्लिक इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हमने इससे आगे वालों को ट्रीट ही नहीं करना थ्रू मोबिलाइजेशन। नॉर्मल या नॉर्मल से आगे वालों को तो ट्रीट ही नहीं करना, दे आर नॉट माय पेशेंट्स एनी मोर फॉर मोबिलाइजेशन, बट माय पेशेंट्स आर ऑल दीज 0, 1 and 2। तो मैंने इन लोगों को देखना, ठीक हो गया? हाइपोमोबिलिटी रेंज अगर कम है और हाइपर मोबिलिटी आर ओनली पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इफ दे आर एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, उनमें मरीज को प्रॉब्लम आ रहा है, मरीज को कुछ दर्द होता है, एंड अ पैथोलॉजिकल एंड फील। स्पाइन की नॉर्मल एंड फील कैसी थी? फर्म थी। अदर देन फर्म पैथोलॉजिकल हो जाएगी। तो अगर तो एंड फील पैथोलॉजिकल होगी है पेशेंट की और उसको साथ सिम्टम्स हैं तो आप ट्रीट करेंगे। अगर मरीज को दर्द ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे ट्रीट कर सकता हूं? मैं आपको कहूं आए बेटा मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, आप कहेंगे सर मुझे क्या है कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं? आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे ट्रीट करें बिकॉज आई एम हैविंग नेक पेन राइट नाउ। तो अगर सिम्टम्स हैं और एंड फील पैथोलॉजिकल है तो फिर मुझे ट्रीट करना चाहिए, वेदर थ्रू मोबिलाइजेशन और थ्रस्ट, बट या जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट है तो फिर नहीं करना। और अगर इंस्टेबिलिटी है, हाइपर मोबाइल है बंदा, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए, a joint can be both hypomobile in one direction and hypermobile in another। मसलन मेरा जो पेशेंट है वो कहते हैं मैं आगे हाथ क्या कोनियां भी जमीन के साथ लगा सकता ऐसे खड़े खड़े, लेकिन सर जी मैं यहां से पीछे हल्का सा भी नहीं हो सकता। तो फ्लेक्शन तो इतनी ज्यादा है, एक्सटेंशन है ही नहीं। सो ही इज हाइपरमोबाइल इन वन डायरेक्शन एंड हाइपोमोबाइल इन अनदर डायरेक्शन। तो जिसमें पेशेंट हाइपर मोबाइल होता है, एज अ रूल ऑफ थंब याद रखें कि उसमें आपने स्टेबिलिटी को एनहांस करना है। हाइपर मोबिलिटीज में यू हैव टू प्रैक्टिस स्टेबिलिटी, और हाइपोमोबाइल में आपने मोबिलाइज करना है। और मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? हिलाना जुलाना, मूवमेंट परफॉर्म करवाना, यही हमारा टारगेट है उसमें। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज remember this, all the normal and feels are pain free, and feel अगर painful हो रही है it means that there is some pathology। इसमें जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। मसल स्पैज्म हो जाता है, इंजरी के बाद स्पैज्म हो जाता है। कोई बंदा खून दे के आए
यहाँ ड्रिप लगी हो, पूरी बाजू खुलती है, थोड़ी सी आप फ्लेक्स कर दी रखते हैं उसको, वाई बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव मसल स्पैज्म। तो मसल स्पैज्म अगर होगा तो वो इलास्टिसिटी या इलास्टिक एंड फील होगी, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होगी। स्कार टिश्यू अगर बन जाता है, मेरी सर्जरी हुई, मेरा पेट कट गया, अब यहाँ पे स्किन जो एडहेरेंट होगी, स्कार बन गया, अब ये मुझे आगे पीछे नहीं जाने दे रहा, फिर जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ से इसको कहीं पे स्टेपल कर दिया, तो स्कार टिश्यू हाइपोमोबाइल होगा, ये फर्मर होगा और लेस इलास्टिक होगा इसकी एंड फील। इंटरआर्टिकुलर स्वेलिंग, सॉफ्ट रेजिस्टेंस जस्ट बिफोर और इंस्टेड ऑफ द मूवमेंट्स यूजुअल एंड फील। अब इसमें सॉफ्ट रेजिस्टेंस आएगी कि बोगी बोगी से हो जाएगा, जैसे पानी भर दिया आपने। देन शॉर्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू की अगेन ये इसके साथ स्कार टिश्यू के साथ मिलती है, फर्मर और लेस इलास्टिक होती है। लिगामेंटस लैक्सिटी जो है, इसमें आपके पास फाइनल स्टॉप जो है वो लेटर आता है, लैक्सिटी में एंड फील जो है वो बहुत ज्यादा लेट आती है एज कंपेयर टू नॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मली यहाँ पे आनी चाहिए एंड फील, उस बंदे में पता नहीं यहाँ पे आ रही है, इससे भी आगे जा रही है। प्लीज डोंट कंसीडर दैट आई एम हाइपोमोबाइल। empty and feel भी हो सकती है, the patient did not allow you, I come to you with a pain in low back and you wanted me to perform some activity, या actively या passively आप कर रहे हैं और मैंने आपको कहा सॉरी मैम मैं नहीं कर सकता, तो क्या आप मेरे से मूवमेंट करवा सकते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते बेटा नहीं ड्रिप लगेगी आपको, तो कहते डॉक्टर साहब मैं नहीं लगा। अब जब आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लगा, तो फिर आपको कोई डॉक्टर लगा सकता है? जबरदस्ती तो वो नहीं कर सकता। आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, डॉक्टर कैन नॉट फोर्स यू। सो पेशेंट ने आपको लेने नहीं दी एंड फील स्ट्रेट अवे ड्यू टू पेन, ड्यू टू फियर, ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम। वो हो सकता है वो पेशेंट ये कहे कि सॉरी मैं फीमेल डॉक्टर से नहीं करवाता, मुझे कोई मेल डॉक्टर दिखाएं, मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे मेल्स भी होंगे, कुछ ऐसी फीमेल्स भी होंगी जो कहेंगी सॉरी मैं डॉक्टर साहब आपको मैं अपनी बाजू एक्सपोज करके नहीं दिखा सकती, या आप मेरी बाजू को टच ना करें, मैं मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते, मैं किसी फीमेल डॉक्टर से करवा लूंगी। तो वहां पे एंड फील क्या होगी? एम्प्टी। या वो आपको कहती है ओके डॉक्टर साहब मैं ये ना करें, कोई और यानी कि ट्रीटमेंट कर दे मेरा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, वह इसको ना देखें आप, तो फिर एम्प्टी हो जाएगी स्टेट। सिवियर पेन हो सकता है, इवन साइकोजेनिक ओरिजिन हो सकता है, इसको ध्यान में रखें प्लीज। वो कहता है अगर आप साइक्स साहब ये कहते हैं, डॉक्टर जेम्स साइक्स जो इज द फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, ठीक है, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन के फादर हैं, इन्होंने ये डिवाइस की थी पहली दफा। तो ये कहता है कि आप अगर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, पेशेंट को कहते हैं आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करो। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, अब मुझे कोई एग्जांपल भी दे दे, आइसोमेट्रिकली मैं एल्बो को कैसे फ्लेक्स करूंगा? अगर वो दीवार की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ठीक हो गया, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मसल में टेंशन डेवलप होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो स्पाइन पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कैसे करूंगा? मैं कहता हूँ किसी पेशेंट को बेटा आप फ्लेक्शन परफॉर्म करें, मैं आगे हाथ रख देता हूँ, मैं उसको हिलाने नहीं दे रहा यहाँ से, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। Now what really happens if it is painful and strong that I feel that okay इसमें जान है लेकिन मरीज कह रहा नहीं सर मैंने दर्द भी हो रहा है ना, that becomes a minor lesion or of a muscle or tendon, minor सा lesion है, 1% of the fiber has been torn, 2% of the fibers are being torn, then it can be painful and weak, painful and weak, pain भी है लेकिन फोर्स भी नहीं लगा रहा पेशेंट, मेजर लीजन ऑफ अ मसल और अ टेंडन, ऐसा मुमकिन है? पेनलेस एंड वीक, कंप्लीट रप्चर ऑफ अ मसल और टेंडन, या न्यूरोलॉजिकल लीजन भी हो सकता है। अगेन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म की, पेनफुल और स्ट्रांग हुआ माइनर लीजन, पेनफुल और वीक हो गया मेजर लीजन, और पेनलेस और वीक हो गया न्यूरोलॉजिकल लीजन या कंप्लीट रप्चर हो गया। तो आइसोमेट्रिक मूवमेंट भी आपने परफॉर्म करनी है पेशेंट पे, ताकि आप कॉन्ट्रैक्टाइल वर्सेस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल्स और हार्ड टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर सकें। और नॉर्मली कैसा होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस भी होती है, स्ट्रांग भी होती है। तो ये पॉइंट याद रहेगा होपफुली आज के बाद नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, हम स्क्रीन करते हैं पेशेंट को, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड देयर इज अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग जब की जाती है, लफ्जों से याद रखा करें चीजों को,
मैं जस्ट ये देखना चाहता हूं कि मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं है, ये नहीं देखना चाहता कि क्या प्रॉब्लम है, जस्ट ये देखना चाहता हूं इस बंदे में कोई मसला है या नहीं है। तो एक टेस्ट जो है वो मैं आप सारों से कहूंगा आप परफॉर्म करें, अपनी अपनी सीट पे जरा कमर सीधी करके बैठे ना, और अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रखें ऐसे, और अपने ट्रंक को फ्लेक्स करें और हेड को फ्लेक्स करें ऐसे, शाबाश। नाउ आई वांट यू टू एक्सटेंड एनी वन ऑफ योर लेग, वेदर राइट और लेफ्ट, इसी पोजीशन में रहना, इसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। कोई सी भी एक नी एक्सटेंड करें और डॉर्सी फ्लेक्स करें उसी पांव को, क्या होता है? There is no pain. Everybody told me stretch or stress. The patient is going to tell you pain. डॉक्टर साहब जी जी ओके ठीक है, हम आपको बिल्कुल देख भी लेंगे एंड पे, या इसी सेशन में भी देखेंगे, इनकी स्पाइन को मैं एग्जामिन करूंगा तो आप लोग भी देखिएगा। अब वो पेन नॉर्मली नहीं होना चाहिए, पेन अगर हुआ, पेन इज एन एबनॉर्मल फिनोमेना, इट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना विद द मूवमेंट, तो समथिंग इज रॉन्ग। नाउ वी नीड टू फाइंड वेदर इट्स न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल। मैंने ये डोमेन बताया ना, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम की है, मस्कुलर सिस्टम की है या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की है, हम इनको फाइंड करेंगे और इनको इंशाल्लाह ट्रीट करेंगे। हिस्ट्री ले सकते हैं आप, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? मुआयने को, डिटेल्ड लुक को इंस्पेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे डिटेक्टिव करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। सो एक्टिव मूवमेंट्स आप परफॉर्म करें, पैसिव मूवमेंट्स आप परफॉर्म करवाएं, रेजिस्टेड मूवमेंट्स करवाएं, और कंपोनेंट ध्यान में होना चाहिए अब कि वीक और स्ट्रांग और पेनफुल और पेनलेस और वो जो सारा मैंने बताया वो आपके ध्यान में हो। सिम्पटम लोकलाइजेशन, अगर आपको सिम्पटम का पता चल गया कि यार ये लेवल है, ये वर्टिब्रा जो पेन कॉज कर रहा है, तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान और डायरेक्टेड है। लेकिन पेनफुल सेगमेंट ये हो और आप ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हो, डजंट मेक सेंस टू मी। मींस कि मेरा सर्वाइकल खराब है, आप थोरेसिक और लंबर पे काम किए जा रहे हैं, इट वोंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो लोकलाइज करें, सुपरफिशियल पैल्पेट करें, वो भी मैं आपको ऐसी टिप्स देके जाऊंगा इंशाल्लाह कि अगर आप इसको याद रखेंगे इवन 50% ऑफ इट, तो अच्छे खासे डॉक्टर्स भी जो है ना वो आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि बेटा यू नो समथिंग, बशर्ते कि आप याद रखें। तो पैसिव जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स, आपने जो सॉफ्ट टिश्यूज की मूवमेंट्स है वो देख लेनी है कि परमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड न्यूरोलॉजिकल और वेस्कुलर एग्जाम भी आपने कर लेना। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में क्या करते हैं हम? डर्माटोम लेते हैं और मायोटोम रिकॉर्ड करते हैं। अब वो क्या है, डर्माटोम की डेफिनेशन क्या होती है तो बताएगा मुझे? मुझे तो लग रहा है एक बंदा बोला करे, ऊंचा बोला करे, डोंट हेजिटेट टू आंसर इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम हियर टू करेक्ट यू। बोलना तो सीखे, एक्सप्लेन करना तो सीखे, एक्सप्रेस करना तो सीखे। तो डर्माटोम क्या होता है? Yes, area of a skin that is supplied by a single spinal nerve is called as a dermatome. आप अगर वहां पे सेंसेशन नहीं है उस डर्माटोम में पेशेंट की, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। अगर उस मायोटोम की वो मूवमेंट अफेक्टेड है, नेल्स जो है सॉफ्ट पैड ऑफ योर फिंगर्स, इससे ज्यादा आगे नहीं होंगे। अगर आप अपना ऐसे फिंगर स्ट्रेट करके और अपने चेहरे पर रख के दबा सकते हैं इजीली, इसका मतलब ये है कि आपका नाखून ठीक है और पेशेंट को नहीं छुएगा। और अगर आपका नाखून जो है वो आपको छूता है, काम करता है, तो फिर पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो ऑर्नामेंट्स जो है वो आपने रिमूव कर दें, कोई वो जो आप फिंगर रिंग्स और कुछ पहनते हैं या ब्रेसलेट्स और कुछ भी, वो नहीं चाहिए, वो उतरे हुए होने चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। प्लीज ट्राई टू यूज सॉफ्ट हैंड्स एज इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रीट अ बेबी, टचिंग अ बेबी। अगर आप बड़े विगरस अप्रोच होगी तो इसके बगैर नहीं करोगे, ये बहुत दिलचस्प है दोनों लोगों में। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिकली ही हैज करेक्टेड, ये जब इनिशियली लेटे थे तो ये ऐसे लेटे थे, विच इज नॉर्मल अगर आपके पास होल हो वेज में। लेकिन वेज में होल नहीं है तो मैं इनको कहूँगा कि ओके, ट्राई टू रोटेट ऑन एनी साइड जो इनके लिए कन्वीनियंट है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, हाउ शुड आई एग्जामिन फर्स्ट? एक तो जो मैंने वो टेस्ट परफॉर्म कराया था, दैट वाज कॉल्ड अ स्लम्प टेस्ट।
अच्छा मुझे लोकलाइज करना है कि विच सेगमेंट इज पेनफुल, ऐसा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन दूँ, यहाँ दूँ, यहाँ दूँ, यहाँ दूँ, कहाँ दूँ, तो आप क्या करते हैं इनिशियली, दिस इज कॉल्ड एज पाम ऑफ दी और पैड ऑफ दी हैंड, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्लेस माई हैंड ऑन द स्पाइनस प्रोसेस मिड लाइन पे, और मैं सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन से प्रेस करना शुरू करता हूँ। आई एम जस्ट जेंटली प्रेसिंग इट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय स्लाइड सा प्रेशर दे रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। अब जब मैंने ये प्रेशर दिया, मैंने क्या फील करना है, मूवमेंट कितनी हो रही है, मैं कहता हूँ ये रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स कि यहाँ कम मूवमेंट हो रही है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और ये कम रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ मूवमेंट ईजी है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मूवमेंट और बेहतर है, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मूवमेंट और ज़्यादा बेहतर है, फ्लुएंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। सो ये रिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट है और ये सारे के सारे जो है फ्रीएस्ट सेगमेंट्स हैं, इवन ये भी फ्रीएस्ट है। और सर्वाइकल को अगर होल नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे चेक नहीं कर सकता। अगर मैंने फिर भी चेक करना है तो मैं ये कहूँगा कि दोनों हाथ अपने माथे के आगे रख लें ऐसे, तो रिलैक्स होकर रखें, बिल्कुल रिलैक्स हों और चेस्ट को अपनी जो है वो रिलैक्स करें ऐसे। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे या ऐसे प्रेस करके देख सकता हूँ, दीज आर क्वाइट नॉर्मल। अब मैं इसमें क्या चीज़ें देख रहा हूँ, कितनी मूवमेंट नीचे हो रही है, मैं दबाता हूँ तो अब आप हाथ नीचे कर दें कि मैं नीचे दबा रहा हूँ तो कितने नीचे वर्टिब्रा सिंक इन हो रहे हैं, ठीक है। और पेशेंट को पेन हो रहा है या नहीं, पेशेंट का जो पेनफुल सेगमेंट होगा वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट होगा। व्हाट आई एम सेइंग, पेनफुल सेगमेंट, या मैं उसको दबाता हूँ, वो मुझे मरीज कहेगा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हुआ, मैंने अभी पाम यूज़ कर रहा था, अच्छा मैं और लोकलाइज करना चाहता हूँ, आई ट्राई टू प्लेस माई थंब ऑन दैट एंड देन, चाहे मैं पाम से करूँ चाहे मैं दूसरे थंब से करूँ, और मैं प्रेस करूँगा, मैं से पूछूंगा बेटा अब मुझे आप बताएं कहाँ पे दर्द हो रहा है, कि मुझे कहेगा सर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कम दर्द है, यहाँ कम दर्द है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा दर्द है। नाउ आई हैव फाउंड द डिसफंक्शनल वर्टिब्रा, ठीक है। तो 3 ग्लाइड्स थे। अगर तो ये हो कि मैं स्पाइनस प्रोसेस पे हाथ रख के इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो फ्लेक्शन को एनहांस कर रहा हूँ मैं, और ये सीपीए कर लेगा। अगर ये डिसफंक्शनल सेगमेंट है और इसके नीचे से मैं सीपीए दे रहा हूँ कि एक्सटेंशन को एनहांस करेगा। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, मैं अगर लेफ्ट साइड पे स्पाइनस प्रोसेस को लेके जाना चाह रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, राइट रोटेशन इंक्रीज होगी। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ खड़ा होकर इसको इधर करूँगा तो लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी मैं दे सकता हूँ, अगर मैं इस तरफ प्रेस करूँगा तो ये लेफ्ट रोटेशन और इस तरफ प्रेस करूँगा तो ये राइट रोटेशन। नाउ ग्रेड्स की जो मैं बात कर रहा था, मैंने फॉर एग्जांपल अब मैं रीअसेस करता हूँ दैट these are the most restricted segments over here, stiffest है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बल्कि पहले आप ये अगर करें तो फिर इसके बाद हम मोबिलाइज करेंगे। आप लोग अपने सारे जस्ट जेंटल प्रेशर से इसको नीचे की तरफ दबाना और देखना है कहाँ फ्रीएस्ट है और कहाँ मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। करें आप लोग, कोई भी करें, जी जी बिल्कुल करें, इसी मॉडल पे करें। palm of the hand on the spinous processes, ठीक है। स्मूथ है, इजीली मूव हो रहा है आगे, ओके। इनसे कोई इख्तिलाफ करेगा पहले, हो सकता है मैंने गलत बताया, ही इज जस्ट अ नॉर्मल मॉडल, normal body I think, sorry, is a normal man, yes, I thought maybe some sample there, अब देखने से भी फील हो जाता है ऐसे तो। हाँ जी बिल्कुल, वो जब प्रेस कर रहे होंगे तो आपको भी फील हो सकता है, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस एट हर हैंड वो सिर्फ यही फील कर सकते हैं, आप फील नहीं कर सकते। ओके, सो लोकलाइज किया आपने बाय थंब, और जिस स्पाइनस प्रोसेस पे आपने कांटेक्ट किया उसको आप प्रेस करते हैं और पेन होता है, यू फाउंड द डिसफंक्शन सेगमेंट, स्ट्रेट अवे आपने यहाँ पे हाथ रखा एंड यू गिव जस्ट अ लिटिल फोर्स, जस्ट अ लिटिल फोर्स, इतना कि अपेरेंटली कोई मूवमेंट परफॉर्म ना हो या 1 से 2 मिलीमीटर की मूवमेंट परफॉर्म हो, दैट विल बी ग्रेड 1, द पेशेंट इज नॉट फीलिंग एनी स्ट्रेच। और इसको ये जस्ट मैं ये जो कर रहा हूँ, मेरे हाथ आपको मे बी स्लाइड स्लगिश मूवमेंट फील हो रही होगी, इसकी जो स्पीड है दैट इज 1 to 2 per second,
1 to 2 ऑसिलेशन पर सेकंड देंगे आप, और ये आप कम से कम 5 से 10 मिनट दे सकते हैं। ग्रेड 2 थोड़ा सा इससे विगरस है, दैट फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 इज दिस मूवमेंट, ग्रेड 2 इज दिस मूवमेंट, बट अभी तक पेशेंट स्ट्रेच की कंप्लेन नहीं कर रहा। When it will remain stretch or it will produce stretch, तो फिर वो grade 3 हो जाएगा। तो grade 3 was for increment in range of motion, grade 2 and 1 for pain and muscle relaxation, ठीक है। So grade 2 के लिए again I'll choose a Spence process and now it's a bit vigorous but still it's not stretch। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पे हाथ रखा and now I go there, he might be feeling stretch now, तो स्ट्रेच आता है। अब मैंने उसको वहीं पे होल्ड करके रखा, मैंने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया। सेम स्पाइस प्रोसेस पे रखूंगा तो फ्लेक्शन बढ़ेगी, नीचे वाले पे करूंगा तो अब मैंने इसको ट्रांसवर्स ग्लाइड देना है यूजिंग द स्पाइस प्रोसेस एज कांटेक्ट, और यहाँ पे मुझे पता है कि पैरास्पाइनल मसल्स हैं, और आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो ये जैसे मेरा हाथ स्लिप कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सपोज कर सकता हूँ उसको, या आप शट ऑफ कर दें बिकॉज ये क्रिटिकल होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉन्टैक्ट थंब कैसे रखना है और मोबिलाइजिंग थंब कैसे रखना है, ये इनके सारे स्पाइस प्रोसेसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला स्पाइस प्रोसेस जो मुझे फील होगा दैट विल बी C2, इफ अपॉन मूवमेंट द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइस प्रोसेस मूव C7 नहीं मूव करता तो स्क्रीन पे जो खास नजर नहीं आ रहा, जिससे वो लड़कियां पीछे देखेंगी, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइट, इस लाइट के जो फ्लैप्स हैं इसको आप देखिएगा। और आप पहले आप बोला यानी इनका दोबारा सेशन होगा, बच्चों को डिवाइड किया हुआ ग्रुप में। मैं भी शायद स्क्रीन नहीं ठीक है, ओके। तो अगर तो मूव करता है दैट विल बी C7, इफ इट्स नॉट मूविंग और फिक्स्ड इट विल बी T1। देन इफ आई कम बैक ओवर हियर एंड आई गो टू द फ्लोटिंग ग्रिप लेवल एंड कम टू T12 और L1 हो सकता है हमारे पास। इलिक क्रस्ट के लेवल पे अगर मैं आऊँगा और मिड पे आऊँगा L4 होगा। देन आई नीड टू गो फॉर दिस इज PSIS, और ये PSIS प्रोमिनेंट है, इजीली आप अपने भी PSIS जो है वो फील कर सकते हैं। इसके सामने S2 जो है वो आपके पास मिलेगा आपको। नाउ मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट लेना है। नाउ दिस इज स्पाइस प्रोसेस, ऐसे स्पाइस प्रोसेसेस आ रहे हैं मैं इसके राइट पे ये नीचे प्रेस कर रहा हूँ ऐसे जस्ट नीचे की तरफ, दिस इज द कॉन्टैक्ट थंब। अब इससे फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं, व्हाई, बिकॉज इससे मैं फोर्स लगाऊंगा तो स्किन स्लिप हो जाएगी। गॉट इट? मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ पे रखा, ठीक है। एक बार ही बताएं कि ये जो दिस इज द कॉन्टैक्ट थंब, जेंट्स के लोग ये कर लेती हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्टैक्ट थंब। कॉन्टैक्ट थंब ने कोई फोर्स नहीं लगानी, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। कॉन्टैक्ट थंब ने कोई फोर्स नहीं लगानी, जस्ट उसने कॉन्टैक्ट लेना। रीइंफोर्समेंट थंब और मोबिलाइजिंग थंब विल बी यूज्ड अदर हैंड। अब मैंने इसको इधर रखा और मैं इसको ट्रांसवर्स मोबिलाइजेशन दे रहा हूँ एंड नाउ आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस रिंकल्स कि मेरी स्किन ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही, रादर देन आई एम ट्राइंग टू रोटेट द वर्टिब्रा एंड ही माइट बी हैविंग द फीलिंग। अब ये ज़रा मुश्किल काम है, अगर आपसे नहीं होता आप स्ट्रेट अवे वन थंब अपार्ट, स्पाइस प्रोसेस वन थंब अपार्ट, ट्रांसवर्स प्रोसेस पड़ा हुआ हर लेवल पे, वहीं पे हाथ रखें और मोबिलाइज करें। अगर आपने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन देनी है, प्रेस अंटिल यू फील स्ट्रेच एंड देन रिलैक्स। इज इट रियली अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म? नॉट एट ऑल, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट। बहुत बेसिक। आप जब ये बेटा आप घर जाके अपने कजन्स पे, अपने बहन भाइयों पे उनको प्रोन लिटा के बेड पे ये परफॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंगिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंगिंग। स्प्रिंग जैसे दबा रहे हैं, तो जो स्प्रिंग आपको मोस्ट रेजिस्टेड लगेगा और पेनफुल होगा, वो स्प्रिंग खराब है, मींस के वो स्पाइस प्रोसेस खराब है। और मैंने क्या करना है, मैंने उसको अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन बढ़ानी है तो CP है, और अगर रोटेशन बढ़ानी है तो फिर ट्रांसवर्स मोबिलाइजेशन देनी है, चाहे स्पाइस प्रोसेस से दूं मैं, चाहे ट्रांसवर्स प्रोसेस से। ट्रांसवर्स प्रोसेस वन थंब अपार्ट पड़ा हुआ है, स्पाइस प्रोसेस से वन थंब अपार्ट जाए तो ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्ट्रेट अवे किसी भी लेवल पे आप आ जाए, वेदर इट्स सर्वाइकल, thoracic or lumbar, ठीक है। सो द नेक्स्ट ग्रुप प्लीज कैन ज्वाइन मी राइट नाउ। सर जो ट्रांसफर प्रोसेस पे जस्ट दिस इज कॉल्ड एज palm और पैड ऑफ योर हैंड, ठीक है। अब मैंने इसको, ये सारे के सारे स्पाइस प्रोसेसेस हैं,
अब पैल्पेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बात आपको बताई थी, पहला स्पाइनस प्रोसेस जो मिलेगा इन द मिड लाइन C2, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन पे मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, आप हाथ रखें, कंफर्म करना चाहते हैं whether it's C7 और D1। अगर अपॉन फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो स्पाइनस प्रोसेस मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, आप करें ज़रा एक सेकंड, यस इट्स मूविंग, सो इट्स C7। अगर ये मूव नहीं करता इट विल बी T1। देन यहाँ से अगर आप नीचे आए तो फ्लोटिंग रिब्स के लेवल पे आप अंदर आएंगे तो T12 या L1 है। इलिक क्रस्ट के लेवल पे मिड लाइन पे अगर आप आ रहे हैं तो L4 है। और यहीं से PSIS जो है मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, PSIS जो है इसके साथ मिड में आएंगे तो S2, ठीक है। अब आपने पाम ऑफ योर हैंड लिया और पाम ऑफ योर हैंड को आपने क्या किया कि आपने स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर रखा और आप जस्ट जेंटल फोर्स, नॉट मोर देन 1 kg, आप ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंगिंग टेस्ट। मैं नीचे दबा रहा हूँ। अब मैंने क्या देखना है, हाउ मच डाउन इट गोज। अब मैंने फील किया कि ये सही नीचे जा रहे हैं, ये कम जा रहे हैं, ये ज़्यादा जा रहे हैं, ये ज़्यादा जा रहे हैं। ज़्यादा से मुराद है कि ठीक जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं जा रहे। अब पेशेंट की अगर तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपोमोबिलिटी, और पेन एसोसिएटेड है। मैं कहता हूँ अच्छा मैंने यहाँ दबाया, कहता हाँ डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, ओके। अब मुझे लोकलाइज करना है कि किस मोशन सेगमेंट पे प्रॉब्लम है। तो ये तो जनरलाइज था। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्सपायर्स प्रोसेस पे हाथ रखना शुरू कर दूँगा। तो मुझे पता चला, मैं कहता हूँ आगे भी ये निशान है, मैं कहता हूँ ओके दिस इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल सेगमेंट। तो मैंने उस स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर हाथ रखा, दूसरे हाथ से प्रेस किया ऐसे या फिर ऐसे। तो अगर तो मैं स्लाइड मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ विदाउट एनी रेजिस्टेंस, टिश्यू की रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस फ्री, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेड 1, जिसे हम लूजनिंग कहते हैं। यहाँ पे रखा और आप इसको ये देखें, ये जो स्लाइड मूवमेंट है, मेरे हाथों की मूवमेंट फील हो रही है आपको? बिल्कुल स्लाइड मूवमेंट है, इतना प्रेशर जितना आप नॉर्मली अपनी आई बॉल पे लगा सकते हैं बार बार। दिस इज ग्रेड 1। आप अपनी आई बॉल पे कितना प्रेशर लगा सकते हैं आँख क्लोज करके, दैट विल बी ग्रेड 1। आप इससे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगाते हैं, देन इट विल बी ग्रेड 2। और मुझे जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना, रेजिस्टेंस उस तरफ बढ़ती है, ग्रेड 2। अब मैंने यहीं पे रख के and if I press it a bit down and until the patient feels that okay now I am having a feeling of stretch, it will be grade 3 a stretching mobilization। तो अगर मैं कांटेक्ट दरमियान में रखता हूँ और आगे की तरफ दबाता हूँ तो इसको CPA कहते हैं, CPA, ठीक है। इट इज़ फॉर फ्लेक्शन। अगर ये सेगमेंट डिसफंक्शनल है और मैं इससे नीचे वाले पे हाथ रख के CPA देता हूँ, इट विल बी फॉर इंक्रीमेंट इन एक्सटेंशन। अब रोटेशन के लिए अगर मैंने स्पाइनस प्रोसेस को इस साइड पे रोटेट करूँगा तो वर्टिकल बॉडी राइट साइड पे आएगी। तो मैंने कांटेक्ट कैसे लेना है, स्पाइनस प्रोसेस है, इससे लैटरल, इमीडिएटली लैटरल आपने थंब रखा, दिस थंब इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी फोर्स, दिस थंब इज गोइंग टू जस्ट कॉन्टैक्ट, इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट थंब। और दूसरे हाथ थंब से आपने जो है वो से रीइंफोर्स किया या मोबिलाइज कर रहे हैं, तो रीइंफोर्समेंट और मोबिलाइजिंग थंब। तो आप देखें कि मैं अगर यहाँ पे ये ग्रेड 1 है, दिस इज ग्रेड 2 एंड दिस इज ग्रेड 3। यही काम आप ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कर सकते हैं। और स्पाइनस प्रोसेस से, दीज आर स्पाइनस प्रोसेसेस, 1 थंब अपार्ट, जस्ट 1 थंब अपार्ट, जितना भी आपका थंब है, यहाँ पे आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पड़ेगा ऑल द वे जाओ। तो आप ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने यहाँ प्रेस किया ऐसे आगे की तरफ, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड द राइट और द लेफ्ट? ट्रांसवर्स प्रोसेस से कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड, बेटा राइट में करेंगे ना। ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस से तो ऑपोजिट होता है। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट की रोटेशन होगी, राइट की रोटेशन को एनहांस करेगा। मैं राइट पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट रोटेशन को एनहांस करेगा। सो इज इट अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट? सिंपल, स्प्रिंगिंग करें, जहाँ पेन और मोस्ट रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है वहाँ आपने मोबिलाइज करना है, थंब रखना है, कॉन्टैक्ट देना है और जस्ट फोर्स अप्लाई करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रेजिस्टेंस फ्री और जो ग्रेड 1 की मूवमेंट है
लूजनिंग जिसे हम कहते हैं वो फील होगा। इसी तरीके से आपको स्लैब टेकन आपको पता लगेगा कि रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ रही है, और ग्रेड 3 जो है वो स्ट्रेच होगा, जो पेशेंट भी आपको बता सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? लड़के आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। मैं इनसे अगेन स्लम्प परफॉर्म करवाऊंगा। नाउ लुक क्लोजली टू व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग। सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने इनके दोनों हाथ जो है वो बैक साइड पे कहा इनको कि बांध लें ऐसे, और फॉरवर्ड फ्लेक्शन की। ये मेरा हाथ जो है जस्ट हेड को इस पोजीशन में रखेगा। आई वोंट लेट हिम कम बैक बट आई वोंट आइदर प्रेस हिम डाउन। मैं सिर्फ इस जगह पे रोक के रखूंगा, इससे वापस नहीं आने दूंगा। सो आई प्लेस्ड माई हैंड लाइक दिस। नाउ आई आस्क हिम टू परफॉर्म राइट नी एक्सटेंशन विद डॉर्सीफ्लेक्शन। इज इट पेन? कहाँ पे पेन खत्म होगा आप मुझे रेंज बताएंगे। मीन्स के इसको फ्लेक्स करते हुए जहाँ पे पेन खत्म हो जिस रेंज पे मुझे बताएंगे कि यहाँ पेन खत्म हो गया। इसको फ्लेक्स करें, इतना फ्लेक्स करना जहाँ पेन खत्म हो, यहाँ पे। ओके, दोबारा इसी पॉइंट पे वापस लेके जाएं जहाँ पेन स्टार्ट हो जाए। अब मैं दोबारा पेन के पॉइंट पे ले गया हूँ। अब मैं इनको कहता हूँ कि आपने डॉर्सीफ्लेक्शन किया था ना, अब आप जो प्लांटर फ्लेक्शन करो। सही हो गया पेन? ओके, लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करें सेम। ये तो टेबल थोड़ी इधर। ओके, टेबल हटाएं थोड़ा सा जी। इधर इतना ही है। इसमें भी पेन है? हाँ, इसमें ज़्यादा है उसकी। इसमें ज़्यादा है उसकी निस्बत। नाउ ये जो टेस्ट है इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब मुझे देखना है, ओके पेन तो है, डिस्टल टू द नी इनकी कंप्लेन है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अब हम पॉसिबिलिटीज बनाते जाते हैं, फिर हम रूल आउट करेंगे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मसल्स हो सकते हैं, यस सर, लिगामेंट्स हो सकते हैं, अच्छा इनकी नर्व्स हो सकती हैं, जॉइंट्स हो सकते हैं। अगर कोई और स्ट्रक्चर आपके जहन में आ रहा है तो मुझे ऐड करा सकते हैं आप। ठीक है, ये पॉसिबल 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे पेन इनका कॉज कर रहे हैं। अब मुझे हर किसी को आइसोलेटेडली एग्जामिन करना है और पेन जनरेटर की तरफ जाना है कि पेन जनरेटर जो भी है मैं उसको फाइंड आउट करूँ, फिर मैं उसको ट्रीट करता हूँ। सो मैं इनको कहता हूँ कि आप सुपाइन लाइन में आए एंड अ वेरी बेसिक एंड सिंपल टेस्ट दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट और लजीक टेस्ट। मैंने इनको क्या कमांड करना है, दैट ही नीड्स टू डॉर्सीफ्लेक्स हिज लेग। पहले मैं इनकी लेफ्ट साइड पे करा रहा हूँ, कीप द नी एक्सटेंडेड एंड परफॉर्म एन एक्टिव SLR एंड टेल मी इफ यू फील पेन। अभी पेन स्टार्ट हो गया, जिस रेंज से पेन स्टार्ट हो मुझे आप बताएंगे। ओके, दिस रेंज अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करें तो इट इज बिटवीन 30 to 60 डिग्री। ये 30 से लेकर 60 डिग्री के दरमियान में। ओके, मैं इनको कहता हूँ प्लांटर फ्लेक्स करें, आप रेंज देखें इंक्रीज होती है नहीं होती? सेम है। ओके, आप रिलैक्स थोड़े, आप पेन इंक्रीज हो रहा है। आप रिलैक्स करें और अब मुझे बताएं हो रहा है। कहाँ पे पेन है? यहाँ पे एंटीरियर एस्पेक्ट। ओके, ये जो डर्माटोम है जीन्स विद पॉकेट इज ऑफ L3। अब एक और चीज मेरे जहन में आ गई, ओके L3 का पेन भी हो सकता है। जो मेरे जहन में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा मुझे सर यहाँ पे अब लिफ्ट कर रहे हैं और पेशेंट को पेन हो रहा है और डर्माटोम जो L3 का, नाउ आई नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे पेन जो है वो है या नहीं है? यहाँ पेन है या नहीं है? ओके, अब मैंने राइट साइड को डॉर्सीफ्लेक्स कराना है, नी स्ट्रेट रख के SLR। मुझे यहाँ पे किस जगह पे पेन हो रहा है? इसका वो नी के नीचे जा रहा है। इसका नी के नीचे हो रहा है, इस इधर जगह भी हो पे। रहा है और नी के नीचे भी हो रहा है। ठीक, अगेन एंटीरियरली भी हो रहा है और पोस्टीरियरली भी हो रहा है ना। लेफ्ट का सिर्फ इधर था। ठीक है, एंटीरियरली था ना, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है। जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कहता हूँ दोबारा यहाँ पे SLR परफॉर्म करें और मुझे रेजिस्ट करें, रेजिस्ट करें मुझे। इससे पेन बढ़ता बढ़ रहा है? रेजिस्ट नहीं हो रहा। रेजिस्ट नहीं हो रहा। और चलो ऊपर लेके आओ और अब देखो, ओके इस तरफ लेके आए। दिस साइड इज अ बिट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस साइड। ओके, अब मैं इनसे एक बात पूछता हूँ कि पेन को क्वांटिफाई कैसे करेंगे 0 to 10 के स्केल पे। अपने पेन को, करंट पेन को, इसको और इसको स्कोर मुझे करके दें कि ये कितना है और वो कितना है। 0 to 10 में हाँ, 0 to 10। 0 मीन्स नो पेन एंड 10 मीन्स वर्स्ट पॉसिबल पेन। इस साइड पे तकरीबन 6 to 7 के रेंज में था। ठीक है, और इस साइड में थोड़ा कम था। 4 Now, 3 आपने नंबर्स याद रखना। ठीक है,
अब मैं ये भी पूछूंगा कि पेन एक्टिविटी से बढ़ता है या रेस्ट से बढ़ता है? एक्टिविटी से बढ़ता कौन सी एक्टिविटी करने से पेन बढ़ता है? है। बाइक राइडिंग होगी, बाइक राइडिंग होगी। और बहुत स्पाइनल फ्लेक्शन कितनी कर सकते हैं आप? आए ज़मीन पे ज़रा और टो टचिंग करने की कोशिश करें और मुझे दिखाएं। बस यहाँ पे हेड को फुल फ्लेक्स करें ज़रा, दोनों पाँव जोड़ें बेटा। ये ट्रिकी मूवमेंट कर रहे हैं, नी एक्सटेंड रखने हैं और अब इसको फ्लेक्स करें। बस इतनी हो रही है। बस इतनी हो रही है। अब यहाँ पे इसी पोजीशन में रहें आप प्लीज। नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज सी फॉर्मिंग और सी फॉर्मेशन। ये कर्व यहाँ तक ठीक है और इससे नीचे जो है इट्स गेटिंग फ्लैट। ये कर्व आ रहा है और इट्स गेटिंग फ्लैट ओवर हियर। तो एक तो मुझे पता चल गया कि इनके मल्टीफिडस टाइट है। दूसरा मैं इनको प्रोन में लेके आता हूँ। प्रोन पोजीशन में, प्रोन सुपाइन में है, प्रोन में जाना आपको। हाथ साइड पे करते हैं एंड नाउ आई ट्राई टू स्टार्ट स्प्रिंगिंग। कहीं पेन है? नहीं। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? इस रीजन में सॉरी, थोड़ा सा इधर था, इधर से उस टांग का पेन दोबारा हुआ या नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट योर लेग पेन। लेफ्ट साइड पे था, हल्का हल्का हो रहा है। अगर मैं यहाँ प्रेस Right. करता हूँ, लेफ्ट पे हल्का हो रहा है, राइट ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो इससे ये पेन कुछ बढ़ता है, कम होता है? ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होता है और ज़्यादा हो रहा है अब या नहीं हो रहा? उतना ही है। उतना ही है। इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस। अब देखें, आई कीप ऑन एग्जामिनिंग until I find the chief or concordant pain. इसमें कोई पेन है? थोड़ी सी स्पेस देंगे मुझे। What about now? इसमें है। इसमें है। अब एक साइड, ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल रोटेशन कर रहा हूँ। ये लग रही ऐसे होगी, टांग बाहर जा रही है तो एक्सटर्नल रोटेशन है, लेकिन ही इज इन प्रोन, दैट इज द रीजन इट्स इंटरनल रोटेशन। अब मैं इनको कहता हूँ कि सीधे लेटें दोबारा एंड क्रॉस योर लेग लाइक दिस इन द फिगर ऑफ 4 पोजीशन। इसको फेबर टेस्ट या पैट्रिक टेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ से मैं इनको कहता हूँ कि अपनी दूसरी लेग को फ्लेक्स करें एंड ट्राई टू पुल इट टुवर्ड्स योर चेस्ट। एनी पेन? ओके, now he told me that he is pain in the buttock or gluteal region on the right side. That's good. अब आप इसको इस तरफ रखो और इसको पुल करो। पुल करें, खुद पुल करें। इसमें ज़्यादा है। My patient has told me, ठीक है, relax लें। तो मैंने आपको कहा था there can be muscle pathology, there can be bone pathology, there can be nerve pathology. I know कि न्यूरोलॉजिकल पेन तो है बीच में क्योंकि डर्माटोम इफेक्टेड था ना, बट बोन का कोई पेन इसमें नहीं है और इसमें पेन है पेरिफॉर्मिस का। ही इज सफरिंग फ्रॉम पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम व्हिच इज बायलैटरल, बिकॉज ये जो फेबर या पैट्रिक पोजीशन थी, इसमें अगर आप टुवर्ड्स नी टुवर्ड्स चेस्ट लेके आते हैं और पेशेंट कंप्लेन करता है तो उसको वॉलेट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको शैटिका, किसी हद तक सूडो शैटिका भी कहा जाता है और इसको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी कहा जाता है। नॉट शैटिका, सूडो शैटिका। इसका ट्रीटमेंट भी यही पोजीशन है। फिजियोथेरेपी में जितनी ज़्यादा टेक्निक्स जो आपकी एग्जामिनेशन की है, मोस्ट ऑफ देम दे आर आल्सो ट्रीटमेंट टेक्निक्स। तो मैं इनको यहीं पे स्ट्रेच करूँगा, आप देखेंगे मैं स्ट्रेच कैसे करता हूँ। देन वी कंपेयर द एसएलआर जो कि पहले इन्होंने की थी, उसको अब पोस्ट ट्रीटमेंट एसएलआर के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है? It's called as post isometric relaxation. What I'm doing, I'm sitting just close to the patient. His foot is touching my tummy, और मैं इनके इस knee को toward his opposite shoulder लाने की कोशिश करूँगा and try to feel the point of resistance or point of stretch. आप relax हो रहे हैं इसको? जहाँ पे pain start हो आप मुझे बता सकते हैं। Maybe this. So I found the barrier. अब मैं barrier पे गया. What I will command him? He is going to press on my hand in the reverse direction. Isometrically 15 to 20% force लगानी है उन्होंने और 6 to 10 सेकंड के लिए contraction maintain करनी है.
जब मैं इनको कमांड दूंगा कि ओके टेक अ डीप ब्रेथ इन, मीनवाइल ये सांस ले रहे होंगे जब ये एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब मैं इनको कहता हूं क्योंकि अब आपने गहरा लंबा सांस लेना है, तो गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे, उसके बाद सांस को एक्सहेल ऐसे करेंगे जैसे ब्लो करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, मुंह से जैसे हम ब्लो कर रहे हैं। और उसके साथ इन्होंने रिलैक्स होना है। इफ ही इज नॉट गोइंग टू रिलैक्स, आई वोंट बी गेटिंग एनी रिजल्ट्स। अगर ये रिलैक्स करेंगे तो आप जो लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि जो बैरियर है मेरे पास अभी पेनफुल बैरियर, आप रिलैक्स रहें, पेनफुल बैरियर अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो इस बैरियर को हम आगे लेके आएंगे। और अगर ये कोऑपरेट या रिलैक्स नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर ये बैरियर यहीं पे रहेगा। तो प्रोसीजर याद हो गया? अब मैं सिर्फ परफॉर्म करता हूँ। At this point, you have to press at my hand in this direction, using only 15 to 20% force. This is sufficient. Now मुझे पता है कि 15 to 20% force या मिनिमम इतनी force नॉर्मली जो मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैंने इनसे एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई दी है। There is no jerking. आप देख रहे होंगे मे बी कि माइंड में शायद जर्क्स हो रहे हो, लेकिन कोई ऐसा जर्किंग नहीं है, स्टेशनरी एसिमेट्रिक है। Roughly from 6 to 10 seconds मैं कहीं पे भी पॉज दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale and relax, and let go your leg, you have to relax. इसको रिलैक्स भी करना है, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किया आपने वो ब्रेक करके रिलैक्स भी करना है। सो स्टार्ट अगेन, प्रेस इट माय हैंड, ओके, गुड 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 गुड, टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale and relax, exhale and relax, and let go your leg, you're not letting go. Yes, like this. Now you might have seen I moved her leg a bit more, and I do the same again. Press, take a deep breath in, exhale and relax. और मैं आगे लेके फिर प्रेस करें मेरे हाथ पे। I will only move it or repeat this 4 times. Take a deep breath in, exhale and fully relax, and now press it my hand again. Good, good. Keep on pressing, keep on pressing, keep on pressing. Take a deep breath in. मैं जब कहता हूँ breath in तो exhale कर देता है. Okay, that's good. That is called in coordination. Now मैं इनको कहता हूँ आप अपनी लेफ्ट साइड पे दोबारा डोर्सिफ्लेक्शन मेंटेन करके नी को एक्सटेंडेड रख के आपने SLR परफॉर्म करनी है. Is there any difference in the range of motion? Sorry? अब दोबारा परफॉर्म करें, एक्टिविटी और परफॉर्म करने की कोशिश करें। एंटीरियर था पोस्टीरियर हो गया। ओके, नाउ ही इज टेलिंग मी दैट इनका पेन पहले एंटीरियर था, अब पोस्टीरियर हो गया। Our technique is working basically. It's not something really very abnormal. His range was a bit increased. अब problem क्या है? We did not measure it with a goniometer or inclinometer. So let's say there is a 2 degree increase in range of motion. आप कभी भी आंखों से गेज नहीं कर सकेंगे. It's not possible कि आप कहें ओके कि ये पहले 10 डिग्री था 11 डिग्री हो गया, ये पहले 10 डिग्री था 12 डिग्री हो गया. तो आपने इसीलिए हम कहते हैं कि हम गोनियोमेट्री पहले परफॉर्म करेंगे, बट करंटली हिज पेन हैज शिफ्टेड एंड माइग्रेटेड. इट मींस दैट ही इज रिस्पोंडिंग टू माय ट्रीटमेंट. अब मैं इनको होम प्लान या अभी प्लान क्या दे सकता हूँ कि सिंपली फिगर ऑफ 4 में ऐसे टांग रखेंगे, इस नी को फ्लेक्स करके एक्टिवली जितना स्ट्रेच मेंटेन करके रख सकते हैं, जितना ये खुद स्ट्रेच मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने दोनों हाथों से यहाँ से और एक हाथ अंदर से बेटा लेके आएंगे ऐसे, इसको होल्ड करें अपनी तरफ. दिस इज पीरिफॉर्मस स्ट्रेचिंग जो कि ऑटो कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं. तो ये स्ट्रेचिंग इन्होंने मेंटेन करनी है. इनको बेहतर पता है कि कितना स्ट्रेच मेरे लिए कंफर्टेबल है. 5 to 10 seconds के लिए स्ट्रेच मेंटेन करेंगे. सेम. यस, दिस इज आल्सो piriformis testing as well as piriformis stretching. तो आप स्ट्रेच आ रहा है आपको, ठीक है, होल्ड करके रखें. इसको ये रिपीट करेंगे 5 to 10 times for and maintain this position for at least 5 seconds. उसके बाद दोबारा हम रेंज लेंगे and compare the differences. कितने टाइम करना? 5 to 10 seconds करेंगे और इसको आपने 5 to 10 times करना है. मतलब 5 सेकंड के बाद रिलैक्स करना है. हाँ, फिर दोबारा खींचना and try to stretch it. उसकी चीज़ आ रही है खींच के अरे यार काम नहीं से मैं कुछ सारे यहाँ बैठे हैं, उनको बता सकते हैं सही है.
खींच के रखो बेटा, आपने खुद खींच के रखो, ट्राई टू स्ट्रेच जस्ट लाइक दिस, स्ट्रेचिंग इट्स कॉल्ड स्ट्रेचिंग, इट्स कॉल्ड स्ट्रेचिंग। तो बेटा स्ट्रेच करो ना थोड़ी देर, होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, होल्ड ऐसे ही डर क्यों रहे हो? दोबारा करो, होल्ड होल्ड, फिर तुम इसको स्ट्रेच नहीं करोगे, रिलीज नहीं होगा तो क्या हाथ देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस, रिलैक्स, रिपीट yes, just like this. Is there any increment in his knee to chest like this position? These minor changes reflect a lot of things. And relax. अब हम इनको कहते हैं कि ओके अगेन dorsiflexion with knee extension perform करें. Any difference? Yes. Okay. So realizations पे कोई question? जी बिल्कुल बताएं. बॉयज़ की एक्टिविटी रह गई है मेरा ख्याल है, वो हमने नहीं परफॉर्म की ना. लड़के जल्दी से आए, हम इनको 5 मिनट में मैं करवाता हूँ. देन इसका स्पाइस प्रोसेस के ऊपर रखना है और नीचे की तरफ घुमाना है. ठीक है, जब मैं नीचे दबाऊंगा मुख्तलिफ जगहों पे हाथ रख के ऐसे दबाऊंगा, मुझे ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा जोर लग रहा है और कहाँ पे कितनी मूवमेंट हो रही है. 2 चीज़ें, जोर कहाँ ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये ज़्यादा जोर लगवा रहा है, ये ज़्यादा जोर लगवा रहा है, ये ज़्यादा जोर लगवा रहा है, मेरा जोर मूव करने के लिए ज़्यादा जोर कहाँ पे लग रहा है, पहली चीज़. दूसरा ये है कि मूवमेंट कितनी हो रही है. मैं यहाँ पे जोर लगाता हूँ, फर्ज करो ये इतना मूव होता है, मैं यहाँ जोर लगाता हूँ, ये सिर्फ इतना सा मूव होता है. जिसके यहाँ जोर लगाया इतनी सी मूवमेंट हुई हल्की सी, वही जोर यहाँ लगाया इतनी मूवमेंट हुई. तो मुझे देखना क्या है, ये तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, ये कम मूव कर रहा है, तो ये मेरा डिस्फंक्शन सेगमेंट तब होगा अगर ये कम मूव कर रहा है ऐसे ऐसे और साथ इसके पेन एसोसिएटेड है. मैं मरीज़ को कहता हूँ कमर दर्द के साथ आया, चाहे वो यहाँ का था या थोरेसिक का, लंबर का, सर्वाइकल का, जहाँ कभी मैंने उसको ऐसे स्प्रिंग किया, वो कहता है डॉक्टर साहब क्यों वाला दर्द होता है, बढ़ गया दर्द. आप कहते हैं ओके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस सेगमेंट में ना, आइसोलेट करना है. पहला जो स्पाइस प्रोसेस मुझे मिलेगा, यहाँ सारे लड़के अपने ना सर के पीछे से हाथ फेरते हुए लेंगे तो आपको एक बम्प फील होगा, एक उठी हुई जगह मिलेगी. इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस. अब इससे नीचे आप आए मिड लाइन में, तो जो पहला स्पाइस प्रोसेस आपको मिलेगा दैट इज C2. फर्स्ट बोन जो आपको नीचे यहाँ से आते साथ मिलेगी C2 है बेटा. ये C2 है आपको, ठीक है, इसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू है और ये C2 है. अच्छा यहाँ से आप नीचे आए, मोस्ट प्रोमिनेंट वर्टिब्रा ये है फॉर एग्जांपल, तो मैं इनको कहता हूँ कि नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन परफॉर्म करें. अगर तो ये हिलता है, अगर तो ये हिलता है यस करें और वापस लेके जाएं, इट्स मूविंग, तो ये C7 है. अगर ये नहीं हिलता आप दोबारा परफॉर्म करें एंड देयर इज नो मूवमेंट, तो फिर ये T1 है. ठीक है, रिलैक्स. इसी तरीके से मैं रिब्स के साथ से मूव करता हुआ आऊँगा, रिब्स जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, वहाँ से मैं मिड लाइन पे आता हूँ, तो जो स्पाइस प्रोसेस आएगा वो या T12 होगा या L1 का. इलिक क्रस्ट के लेवल पे अगर मैंने दोनों हाथ रखे और मैं मिड पे आता हूँ, तो स्पाइस प्रोसेस जो मेरे हाथ के नीचे आएगा दैट विल बी L4. यहीं से मैं और नीचे आऊँगा अगर, तो ये इनका PSIS है. इस PSIS के और दूसरे PSIS के दरमियान में जो मुझे स्पाइस प्रोसेस मिलेगा दैट विल बी S2. तो मैंने स्पाइस प्रोसेसेस के ऊपर हाथ रखने हैं. अब ये इनके स्पाइस प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा बाहर हैं, ये बाकी सारे ठीक है, ये बाहर है. ये अगर इवन एक्सपोज करके भी आप देख लें तो आपको ये उठे हुए फील होंगे और ये सारे डिप्रेस में. तो नॉर्मल कर्वेचर्स को ध्यान में रखना है और जस्ट उस स्पाइस प्रोसेस के ऊपर हाथ रख के, अब मैं इसके ऊपर हाथ रख के प्रेस करता हूँ, पूछता हूँ एनी पेन. अच्छा ये पेन जो है वो मेरे दबाने का भी हो सकता है, वही दबाने मैंने पूछना है कि मेरे दबाने का पेन तो नहीं है. एक तो ये ना भाई कॉन्टैक्ट लिया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जिधर आप अब यूँ दबा रहे हैं ये अंगूठे की वजह से, दबाने की वजह से पेन हो रहा है. और एक है कि नहीं डॉक्टर साहब इससे मेरा पेन बढ़ रहा है, ये मूवमेंट करते हैं तो मेरा टांग का पेन बढ़ रहा है, ये मूवमेंट करते हैं तो मेरा चेस्ट पेन बढ़ रहा है, ये मूवमेंट करते हैं तो वो स्प्रिंगिंग जनरलाइज भी करेंगे तो वो साइन एंड सिम्टम आपके पास आ रहे होंगे. स्ट्रेट अवे स्पाइस प्रोसेस के ऊपर हाथ रख के आप इसको नीचे प्रेस करें और इतना प्रेस करें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, कुछ स्लाइड. ये आपको मे भी मूवमेंट फील हो रही है,
बिल्कुल स्लाइट, इतना प्रेशर है जितना आप अपनी आई बॉल के ऊपर जो है वो बेयर कर सकते हैं। आँख को बंद करके कितना प्रेशर आप इजीली लगा सकते हैं। ये ग्रेड 1। ग्रेड 2 थोड़ा सा इससे प्रेशर ज़्यादा होगा और आपको प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मिलेगा। आपने ये हाथ रखा, इसको ऐसे नीचे प्रेस करते हैं और आप कहते हैं हाँ यार इस पे जो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ग्रेड 2, ग्रेड 3 तब तक शुरू नहीं होगा जब तक पेशेंट को स्ट्रेच नहीं फील होता। और मैं इन पर ग्रेड 3 परफॉर्म कराता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो नाउ दिस इज ग्रेड 3, दिस इज द स्ट्रेच पॉइंट, दिस इज नॉन स्ट्रेच, दिस इज स्ट्रेच, मे बी ही कैन एक्सपीरियंस इट। तो स्ट्रेच जो है वो आपने 30 सेकंड के लिए मिनिमम मेंटेन करना और 10 रेपिटेशंस करानी है और इमीडिएट रेंज दोबारा लें, उससे टो टचिंग कराएं। वो जो एक्टिविटी जिसमें उसको पेन हो रहा था वो दोबारा परफॉर्म करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर उसकी रेंज एक दफ़ा इंक्रीज हो जाती है तो पेशेंट कहेगा कि भाई मैं तो बड़ा अच्छे जा रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर के पास आ गया। और अगर रेंज इंप्रूव नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि आपने गलत टेक्निक अप्लाई कर दी या सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। रीअसेस करें पेशेंट को और कोई और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। बट पेशेंट के अगर पेन आपकी डोमेन के अंदर आता है, अगर कैंसर का पेन है फिर मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन इन इट? ओके, T12 के लेवल पे आ रही है, हमारी L1 या T12 आ रही है, वो क्यों डिफरेंस कर रही है? एनाटॉमिकली आगे पीछे हो जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट नीड तो है नहीं कि एक साथ से निकलेंगे। वर्टिब्रा ना ऊपर नीचे हो सकता है। चेस्ट एक्सपेंशन लेवल चेस्ट एक्सपेंशन लेवल इस पे डिपेंड कर सकते हैं। उसकी बोन की ग्रोथ पे भी डिपेंड कर सकता है। एक वर्टिब्रा ज़रा ज़्यादा बढ़ गया या नॉर्मल जो है वो उसके छोटे हैं वर्टिब्रा, इस वजह से हो सकता है। ये ब्लाइंड प्रोसीजर कभी भी 100% एग्जैक्ट नहीं होता। पैल्पेशन में आप कभी भी 100% एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही चीज़ है नीचे। यू आर मे बी अप टू 99.9% श्योर बट यू कैन नॉट बी 100% श्योर। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा एनाटॉमिकली वेरिएंस जो डिफरेंस और वेरिएंस आता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो चीज़ें डिफर कर सकती हैं, तो नॉर्मल है। अपेंडिक्स बहुत से लोगों की अपेंडिक्स जो ये है ये वाली प्रॉब्लम नहीं करती, वो ऊपर वाली कर देती है। तो 13 पोजीशंस हैं जो हमारे डॉक्टर ज़्यादा समझ सकेंगे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है, एपिप्लोई क्या होती है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। एनाटॉमिकली डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ट्रांसवर्स पेन रेडिएट कर और नमनेस भी है तो उसे मोबिलाइज करते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उस पेन को फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो आप ऐसे ही है कि आप जब इस तरीके से करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मेरा पेन, नमनेस और ये सारे साइन जो कंकॉर्डेंट साइन कहते हैं बढ़ रहे हैं, इफेक्ट हो रही है, तो वो हो जाता है। ट्रांसवर्स मोबिलाइजेशन के लिए आपने स्पाइनल प्रोसेस के साथ लैटरल हाथ रखा, ये कॉन्टैक्ट थाम है, ये रीइंफोर्समेंट थाम है, ये जोर नहीं लगाएगा, जोर ये वाला हाथ लगाएगा। ऐसे रखने के बाद ये मैंने ट्रांसवर्स दिया। अब जहाँ पे हाथ नहीं पड़ता वहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर आके यस वो यही है ना, लैटरल रखा और ये दोबारा इधर आओ, ये हाथ यहाँ रखो ऐसे और इससे अब इस फिंगर को पुश ऐसे करने के हाथ स्लिप ना हो। यस, ये फ्लैक्शन बढ़ाने के लिए सेम सेगमेंट को सीखिए देना है, यानी कि आगे की तरफ घुमाना है। एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए उससे नीचे वाले सेगमेंट। सर उसमें जो लोडोसिस और काइफोसिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें हम उसी किसी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम पोजीशनिंग का डिफरेंस है। काइफोटिक है वो ऐसे करके यूँ हुआ होगा ऐसे, तो आपने पिलो जो है वो नीचे प्लेस करना है, उसको प्रॉपर पोजीशन करनी है, मैक्सिमम सपोर्टेड हो, नीचे खला नहीं है, सपोर्टेड रखने के बाद आप उसको और उसमें लोअर सेगमेंट्स को हम करेंगे ताकि वो एक्सटेंशन इंप्रूव हो, काइफोसिस एंथैलोसिस है अगर फिर नहीं करेंगे। एंथैलोसिस का मतलब होता है फ्यूजन हो गया, मैं क्यों करूँ उनका एक कोऑर्डिनेशन आगे इन्वॉल्व होता है इसके, तो जब हम अपर को अगर लोअर को कर रहे हैं फिर उससे नीचे टाइम वो उसके अपर बन जाएगी, इसमें फ्लेक्शन की कोई लिमिटेशन हो जाएगी, फ्लेक्शन की कोई लिमिटेशन हो सकती है, फ्लेक्शन की एग्जैजरेशन नहीं होती। मैं किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी वॉलंटियर जो चाहे कि वो रिलैक्स होना चाहता है इमीडिएटली इन 5 मिनट्स मीन्स के उसको उसका दिल है कि उसकी स्पाइन बिल्कुल ऑफ लोड हो जाए,
या उसके स्पाइन के मैकेनिक्स रीसेट हो जाए टू द नॉर्मल, तो वो आ सकता है, हम उस पर परफॉर्म करेंगे। यू आर गोइंग टू, कोई भी आ सकता है, मेल फीमेल, आई गॉट नो इशू। मैं चाहता हूँ कि साइड लाइन में मेरी तरफ चेहरा करके लेटें, साइड लाइन में मेरी तरफ चेहरा करके लेटें, ऐसे। अब इनके वो जो आपने सारा प्रोसेस किया था मोबिलाइजेशन का, वो फेसेट्स के लिए भी था और वर्टिब्रल बॉडी के लिए भी था, लेकिन वो बड़ा स्लो प्रोसीजर है, उसमें बहुत लेट रिकवरी होती है, बट समटाइम दैट इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट टूल दैट यू कैन परफॉर्म, और अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज थ्रस्ट मैनिपुलेशन एंड वी आर गोइंग टू पॉप और क्रैक स्पाइन, ठीक है। उसमें से साउंड्स मुझे आने चाहिए, हर लेवल पे आने चाहिए। तो मैं अभी जनरलाइज्ड लंबर मैनिपुलेशन करता हूँ, फिर मैं थोरैसिक करूँगा और फिर मैं सर्वाइकल करूँगा। आपके लेवल पे एक बात याद रखें, फॉर यू पीपल थोरैसिक एंड लंबर आर योर ग्रीन जोन्स, आप इनको जितना मर्जी प्रैक्टिस करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वोंट अलाउ यू एट दिस लेवल टू प्रैक्टिस सर्वाइकल स्पाइन। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट ज़रूर करूँगा ताकि आपको पता हो कि ये भी फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं या कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी ऐसे बंदे की सुपरविजन में करेंगे जिसको ये काम आता है, अदरवाइज द पेशेंट कैन डाई, ये मैं बता रहा हूँ। सर्वाइकल पे द पेशेंट कैन डाई और गेट टेट्राप्लेजिया, सारे उसके जो लिम्स हैं यूजलेस हो सकते हैं, ठीक है। सो आई एम स्ट्रेट अवे परफॉर्मिंग विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी प्रोसीजर, यू जस्ट हैव टू लिसन द क्रैकलिंग साउंड। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी को, दैट्स गुड, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर सो एप्रीहेंडेड, यू आर लाइक ऐसे करके अपनी बॉडी को रखा होता है, आई डोंट नो, मे बी यू पीपल डोंट नो हाउ टू रिलैक्स। तो पेशेंट्स के साथ हमारे यहाँ वहाँ पे भी होता है प्रॉब्लम कि वो रिलैक्स नहीं फील कर सकता, दे फील सो शाई, एप्रीहेंडेड। आप रिलैक्स रहेंगे, लेट मी मूव यू, यू डोंट हैव टू मूव, एंड रिलैक्स, रिलैक्स, यू आर नॉट रिलैक्स्ड, आई वांट यू टू रिलैक्स, प्लीज नॉट रिलैक्स टोटली, and that was the cracking sound. I don't know you heard it or not, but in the thoracic spine they are going to be more prominent. ये बता सकते हैं कि क्रैकिंग हुई है, हुई है, ठीक है, माइक में बोल के बताओ इनको पता चले। यस सर, हुई है क्रैकिंग। ये माइक चल रहा है, ये माइक ही बंद किया उन्होंने। ओके, प्रोन में, अब ये प्रोन में जाएंगे, आप उल्टे लेटेंगे और आप मेरे हाथों के करीब जो है इसको इनकी बॉडी के करीब यहाँ पे माइक पे करना, ताकि जो मैं इसमें से क्लिक की जो आवाज़ आएगी वो बच्चों ने सुननी है। बिल्कुल बॉडी के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ, मेरे हाथों से दूर ताकि मैं हाथ लग सकूँ। नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द thoracic spine manipulation. I want him to take a deep breath in, exhale and relax, and let go. That was the click. Now this is for thoracic. आप supine line में आएंगे आप. Now I'm going to perform cervical, जिसके पॉप सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं. और इधर क्लोज करेंगे, आप रिलैक्स करेंगे. Have you heard that? Relax. ठीक है. So this is cervical, thoracic and lumbar manipulation. मुझे आप करता देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कितना इजी काम है, बट जब आप करने लगेंगे इट्स अ वेरी स्किल टास्क. तो मैं आज आपको स्किल इम्पार्ट करने जा रहा हूँ. आप ज़रा जहन की जो खिड़कियाँ हैं वो सही खोल के बैठें. जहाँ पे कुछ समझ ना लगे मेरे से पूछ सकते हैं. आपके लिए मैं एक चीज़ जो लेके आया था वहाँ से, ये हमारे इस्लामाबाद के लोगों को भी नहीं पता. दिस इज़ कॉल्ड एज कैल्टन बॉर्न वेज. जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कैल्टन बॉर्न की बुक पढ़ें तो उसने वेज को इस्तेमाल किया हुआ. ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, बनवाया स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए कि बिना वेज के आप काम नहीं कर सकते. दिस इज़ द टूल यू नीड. तो थोरैसिक स्पाइन पे अगर मैं अपने एक और वॉलंटियर लूँगा, बिकॉज इनको मैंने पॉप ऑलरेडी कर दिया है, कोई और आ जाए मेरे पास. मैं तो मैनिपुलेट करना चाहता हूँ. आई डोंट हैव द स्किल्स, ठीक है, ओपनली आई एम अ नोवाइस प्रैक्टिशनर राइट नाउ. आई नीड दिस वेज.
तो वेज रखने के साथ 1 मिनट में क्रैक हो जाएगा। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगे, प्रोफेशनल टूल्स परचेज करें और उनके साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो। अगर आपके पास इल्यूमिनेटर नहीं है तो आप एक्सरे कहाँ पे देखेंगे? बल्ब की तरफ या ट्यूबलाइट की तरफ करके? दैट डजंट लुक प्रोफेशनल। तो इसलिए चीज़ें आपने परचेज करनी है। मैंने एक सेगमेंट जहाँ पे फिक्सेट करना था मैंने उसको फिक्सेट किया। I want him to cross his arms like this and the other over here. And now I want to go down and over here. हो गया with this, with simple tool, ठीक है? थोड़ा सा माइक में बता दें, बच्चों को पता चल जाए। कुछ चीजें आप जब तक खुद भी एक्सपीरियंस नहीं करते, you can't tell. If you have never tasted a mango and your friend is trying to explain to you, okay, it's something sweet, sweet like honey or guava or apple or mango or orange or what. अब वो मैंगो अगर आपने नहीं खाया, आप उसकी स्वीटनेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेम इज विद दिस। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया जिंदगी में कभी कि हाउ इट फील्स लाइक, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस हाउ द पेशेंट फील्स लाइक। If you have not performed it on yourself or on a friend, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। डायरेक्ट पेशेंट पे आप जा ही नहीं सकते। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे सेफ लिमिट्स में, जो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो होपफुली इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। हम इस सेकंड प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे और एक अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उन्होंने। आज हमने कोई मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, है ना? मैं खुद भी आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट देयर सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कहा था चलो चलो टाइम पे पहुंचूं, टाइम पे नहीं पहुंच सका। आई वाज कॉल्ड समवेयर, तो इसलिए मैं बिजी था। आई होप कि आज के सेशन में ये लोग कुछ सीख चुके होंगे। मस्ट हैव भाई, बताएं आप लोग, बताएं कुछ सीखा है? यस सर। अरे वी मीन बिजनेस, नॉट अ जोक। बिजनेस अब एक देख है ना? चलो ओके, विल गेट द फीडबैक नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक और सो। थैंक यू वेरी मच। मैं बस लास्ट चीज प्रेस करना फोन हक एक्सलेशन का, तो इसको होल्ड करें और नीचे ले जाएं इनको। बेटा जैसे मैं खड़ा था ना, ऐसे खड़े होकर करना। लग गया जमीन के साथ वो, ओके। इस हाथ से ऐसे जैसे क्रैडल करते हैं, इनके हेड को ऐसे होल्ड कर लें ताकि ये नीचे ना जाए। अब ये हाथ जो है वो ऐसे रखेंगे आप, बेटा ऐसे, यस, जस्ट लाइक दिस। टेक अ टर्न एंड प्रेस इट डाउन, जस्ट लाइक दिस। नीचे की तरफ आपने प्रेस करना। कोई और जरा ज़्यादा थोड़ा सा इसको जब साइड कर, नहीं दोनों सर को भी सर को ऊपर ओके। कोई और जगह नीचे नीचे नहीं, ऐसे रोटेट सर पकड़िए, नहीं करना, डाउनवर्ड पुश करना, ऐसे यहाँ सर को पकड़ना है ताकि वो नीचे ना जाए। इट्स ओके। नहीं सर, गेम रखा। अब मैं इनको चाहता हूँ कि क्रॉस आर्म करें, दूसरा हाथ जो है वो ऐसे क्रॉस करें एंड आई टेकन इट डाउन एंड ओवर हियर। आप बेटा रिलैक्स रहें, आप क्यों कर रही हैं? और रिलैक्स रहें, और रिलैक्स रहें, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से मैं इनको नीचे लेके गया एंड रिलैक्स। ट्राई दिस, माय फिंगर ऑन, ये वहाँ पे फीड आ रही है। चले थोड़ा सा बिठा के साइड पे
लेट्स अज्यूम दैट हिज लेफ्ट फेसेट्स आर लॉक्ड, और इनके फेसेट्स जो है किसी भी स्पाइनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, वो स्पाइनल लेवल से 1 थंब अपार्ट जो है वो इनके फेसेट्स पड़े हुए हैं। तो हमने स्पाइनस प्रोसेस को कांटेक्ट लिया स्ट्रेट अवे, और मैं फ्लेक्स करना शुरू करता हूँ इनकी बोथ लोअर लिम्स को। मैंने फ्लेक्स किया, उस पॉइंट तक मैंने फ्लेक्स करना है जहाँ तक मुझे यहाँ पे मूवमेंट फील नहीं होती। द पॉइंट आई फील अ मूवमेंट ओवर हियर, आई प्लेस द लेग्स इन दैट पोजीशन, और जो टॉप लेग है उसको मैंने ड्रॉप करा देना ऑफ द बेड। ड्रॉप कराने के बाद दूसरे हाथ से उसी जगह पे हाथ रखा जहाँ पहले रखा हुआ था, और अपर लिम्ब से मैंने इनको, आप रिलैक्स छोड़ें, अपर लिम्ब से मैंने इसको रोटेट किया, और जैसे ही मुझे रोटेशन की मूवमेंट उस जगह पे फिर फील हुई, मैंने वहीं पे छोड़ दी मूवमेंट, और जस्ट मैंने थ्रस्ट दे दिया। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे जाए सर, इधर फिर 85 इयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स पे, जीरियाटिक पॉपुलेशंस पे थ्रस्ट टेक्निक्स परफॉर्म हुई नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है तो मैं अभी आपको खोल के दिखा सकता हूँ, पबमेड पे, मेडलाइन पे, मेंडले पे, मेडब्रिज पे, कहीं पे भी। दीज आर रिसर्च प्रूवन टेक्निक्स, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द बिगिनिंग, दीज आर योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। एज इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू दिस। ठीक है, एंड अगेन जिस फेसेट को प्रॉब्लम है, मैंने उस फेसेट को, उसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो फील किया, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, तो मैंने फ्लेक्स किया बोथ लेग्स को, एंड द पॉइंट एट विच आई स्टार्टेड टू फील मूवमेंट, मैंने वहीं पे लॉक किया लेग्स को, और टॉप लेग को ज़मीन पे गिरा दिया। अब उसी जगह पे जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई, दूसरे हाथ की फिंगर रखूँगा, और मैं इनको आई विल रोटेट टिल दैट पॉइंट जहाँ तक मुझे रोटेशन फील हुई। जैसे ही रोटेशन फील हुई, मैंने दोनों अपने हाथ को एक एक्सिला पे रखा और एक पेल्विस पे रखना, एक मैनिपुलेशन, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, एंड आप प्रोग्रेस करते करते सारी लंबर स्पाइन पे कर सकते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल। Okay, so that will be all for today. It's the end of today's session. I hope कि आपने कुछ concepts जो लर्न किए होंगे। सारे तो शायद बहुत मुश्किल होता है। स्टडीज ही कहती हैं कि आप मैक्सिमम 45% 50% अचीव करते हैं एक सेशन में, तो इसको आप 85% तक इंक्रीज कर सकते हैं अपॉन थर्ड एक्सपोजर। तो पहला एक्सपोजर तो मैंने आपको दिया, सेकेंड एक्सपोजर मेरी प्रेजेंटेशन आपको देंगी, जो आप घर जाके अगर कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, और तीसरी दफ़ा भी उन्हीं को पढ़िएगा, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जब आपको चीज़ें याद होंगी तो फिर पेशेंट्स पे वो परफॉर्म करते वक्त आपके जहन में ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं कि ये बैरियर है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल होंगे। एडिसन 99 टाइम्स फेल हुआ था जब उसने बल्ब बनाया। ही फेल्ड 99 टाइम्स एंड ऑन 100th टाइम ही सक्सीडेड। आपने कभी भी फेलियर को अपने सामने नहीं लेके आना, क्योंकि मेरे से तो हो ही नहीं सकता। डोंट हैव दिस fear in your mind. And in the end, I must say I'm very thankful to all the management, all the faculty, especially Asfar bhai, because मेरा link Asfar साहब से था. He has called me and he has given me so much respect. I met very nice personalities. Inshallah, I do want to see people in the future, and it's one of the most memorable workshops of my life because मुल्तान सिटी पीरों का शहर, वलियों का शहर, तो यहाँ पे वो अक्स या वो जो रंग है मैंने फील किया। स्पिरिचुअली भी आई विजिटेड अ फ्यू श्राइन्स एंड टॉम्ब्स टुडे इन द मॉर्निंग, और यहाँ नमाज पढ़ने का भी एक अपना मज़ा आया। तो आप अपने जहन में एक बात ज़रूर रखिए, कहते हैं कि मोमिन का सोना भी इबादत होता है। तो जब आप घर से निकलते हैं तो ये एम लेके निकलें कि आप जहाज पे निकल रहे हैं, आप बेटरमेंट के लिए निकल रहे हैं, और आप कुछ लर्न करने के लिए निकल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बरकत जो अल्लाह ने डाली है। नेवर एवर एज्यूम कि आप नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ बैठे होंगे, अल्लाह पाक आपके हाथ में बरकत रख देगा और शिफा रख देगा। आप जितना पायसली
और जितना डेडिकेटेडली इस प्रोफेशन को टाइम देंगे, उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हाथ में शिफा रखेंगे। और इसी प्रोफेशन के साथ आपने सारी ज़िंदगी एसोसिएटेड रहना। पीपल आर गोइंग टू कॉल यू फिजियोथेरेपिस्ट, और सिर्फ आपकी इज्जत इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, पूरे प्रोफेशन की इज्जत। एक बंदा गलती करता है, कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो एक बंदा गलती करता है और सजा जो है वो सारे को भुगतना पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि जो मैर प्रैक्टिस है वो ना करें, जितना नॉलेज आपको आता है उसके अकॉर्डिंगली काम करें। ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स, देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प एंड जस्ट बी प्रोफेशनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। Thank you so much, sir. That was indeed motivating and informative to all of us. We are honored to have you here. Thank you. Now I would like to call our chief guest, Colonel Salid Abrar Hussain. We are very thankful to you, sir, to give us the center to avail this opportunity. Please, sir, come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूँ और वे फ्रॉम इस्लामाबाद ये स्थान गया और उन्होंने आपको उम्मीद है कि बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, विच आई हैव मिस्ड। इनफैक्ट आई वाज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अर्लियर, लेकिन मेरे ट्रस्टीज हैं एहसन रशीद साहब, उन्होंने मुझे होल्ड अप रखा। सो कहते बैठो बैठो बैठो, सो दैट्स व्हाई आई गॉट डिलेड, बट एनीवे देयर इज नो एंड टू लर्निंग। इनसे मैं ले लूँगा और उससे सीख लूँगा, कुछ देख लूँगा, ठीक है। तो मैं इतने ही काफ़ी समझता हूँ क्योंकि दौर ऑलरेडी गेटिंग लेट एंड लेट टू प्रोसीड टू सगो। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये बड़ा अच्छा अरेंज किया आपने, सब्जेक्ट भी अच्छा था, विच आई अनफॉर्चुनेटली मिस्ड इट, बट आई विश आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज आई विल बी गेटिंग CD from him and others and keep on seeing as you know a little bit learning will expand further, or that you are getting the experience and time and again going through that. Thank you very much. Ali को sheet represent करें, sheet of appreciation. Then when to remind you, ये तो देखेंगे। मैं सर मुझसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आके हमारे चीफ गेस्ट को शीट रिप्रेजेंट करें। Very kind. I did not require, but I consider our own institution, you know. हम इंशाल्लाह फर्दर भी आपसे चांस लेते रहेंगे आपको। मैंने इनफैक्ट आई ऑफर्ड देम, बहन के पास गया, मैंने कहा यार आपके पास जगह नहीं, कम दाम हमारे, और ये भी नहीं यार हमारे पास एक और कॉन्फ्रेंस रूम, इफ देयर यू नो लेस नंबर ऑफ पीपल 35-40 तो वी कैन अरेंज दैट, मोर देन दैट वी अरेंज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Now there is a small refreshment for all of you, and thank you. Not up. I